everyone, this is Krishna, your physics mentor. Word attraction tends like you attract something and something attracts you. Like हमारे चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में जो भी खूबसूरत चीजें हैं आप उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको फील होता है। और इसी तरह का एक फोर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ वर्क कर रहा है वो हमें ना तो फील होता है ना ही दिखता है, लेकिन उसकी वजह से हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या कोई हमको अट्रैक्ट कर रहा होता है, एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस से नीचे की तरफ गिरता है। यस और नो? यस ऑफ कोर्स। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने सबसे पहले बताया था, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। उनकी स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है कि एक बार जब वो 23rd की एज में थे तो किसी एप्पल ट्री के नीचे वो एक बुक रीड कर रहे थे, तो अचानक से कोई फ्रूट उनके पास आके गिरा। ये सब स्टोरी आप लोग जानते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, लेट्स सी द कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया दैट अर्थ एक्सर्टेड अ फोर्स टुवर्ड्स इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और खींचती मतलब द वर्ड अट्रैक्शन, राइट। आफ्टर सम टाइम उन्होंने इस थ्योरी को और भी मॉडिफाई किया, फिर उन्होंने इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया और कहा कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कंप्लीट यूनिवर्स में, लाइक मैं हो गया, आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, आप हो गए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, वो आपस में एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। देखिए आ गया ना वर्ड अट्रैक्शन, मतलब कि वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं या उनमें फोर्स लगा रहे हैं। इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर मैं किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करता हूं या इवन आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते हैं तो आप इस पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब करते हैं, है ना शॉकिंग? बट इट इज एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, लाइक मी एंड यू, वी आर ऑल्सो एक्सर्टिंग अ फोर्स ईच अदर। अगर मैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव हो रहा हूं तो मैं इस पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रहा हूं। इवन आप जहां कहीं बैठे हैं मैं आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूं। फिर स्टूडेंट्स आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, जैसे कि अगर सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं तो मेरे सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, लाइक चेयर, टेबल, बेड, ये आपस में चिपकते क्यों नहीं? और अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? क्या इसकी भी कोई क्वांटिटी होती है? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो कैसे निकाल सकते हैं? So guys, here is comes a law that is known universal law of gravitation. अब आपके माइंड में आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस स्टूडेंट्स, सर न्यूटन ने बताया, सपोज करिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और इनका कॉन्टिन्यूअस मास है m1 एंड m2, राइट। तो उन्होंने पहला पॉइंट दिया इस लॉ का कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब स्टूडेंट्स, जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट ए के मास के और इनटू में ऑब्जेक्ट बी के मास के। यही तो हुआ फर्स्ट मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीज देन फोर्स आल्सो इंक्रीज्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको सपोज करिए दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो पॉइंट हुआ उसको हम लोग न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं, और ये इनवर्स स्क्वायर रूल किस पे डिपेंड करता है? दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, राइट। सपोज करिए ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी के बीच की डिस्टेंस डी है, तो सर न्यूटन ने बताया कि द अप्लाइड फोर्स मींस F is inversely proportional to the square of the distance of both objects. लाइक कि अगर A और बीच के डिस्टेंस D है तो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना करेगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के।
इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स हमारा ज्यादा लगाना है, अगर हमको फोर्स ज्यादा लगाना है तो डिस्टेंस हमें कम करनी पड़ेगी। स्टूडेंट सपोज करिए कि अगर आपको कोई भी चीज को दूर से पकड़ेंगे तो उसमें फोर्स आपका कम लगेगा, और अगर किसी चीज को आप पास से होल्ड करेंगे तो उसमें आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स टेक इट सेकेंड इक्वेशन। नाउ कंबाइनिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट which is F is directly proportional to the m1 and m2, and second which is F is inversely proportional to the square of the distance at between two objects, right? जैसे ही स्टूडेंट्स हम इसको कंबाइन करेंगे तो here comes a relation between force and two object, that is F is directly proportional to the m1 into m2 upon में d square. Is that clear students? Now we already know कि अगर हमें इस डायरेक्टली या इनवर्सली के साइन को रिमूव करना है तो वहां पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग एक कांस्टेंट यूज करने वाले हैं, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम इस कांस्टेंट को यूज करके लिखें तो हम लिखेंगे F is equal to capital G m1 into m2 upon d square. Is that clear students? What is G? G is universal gravitational constant, and this relation is known as universal law of gravitation. Now जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे थे उनका इस लॉ से डायरेक्ट कनेक्शन है। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे में चिपकते नहीं, लाइक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिटल में मूव करते हैं तो टकराते नहीं, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स उनके मास और उनकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी की। तो ये क्या है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रखी जाएगी। क्या होती है इसकी वैल्यू? और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 to the power -11, राइट? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है द व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल G, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, राइट? अब हम लोग बात करते हैं SI यूनिट की। तो जरा देखिए, हमने अगर इसको ट्रांसपोज किया जो हमारा फाइनल इक्वेशन था, तो ट्रांसपोज करने में ये आएगा कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर दैट इज डिस्टेंस एंड m1 इंटू m2। अब अगर हम लोग देखें तो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, और 2 मीटर है ना स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर, ओके। और मास की कितनी होती है? केजी। दूसरे भी मास की कितनी होगी? केजी। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये यहां से निकल के आएगा कैपिटल G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg square, and that is Newton meter square per kg square. Now students we are going to discuss what is the importance of the universal law of gravitation. तो फर्स्ट नंबर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम। इस लॉ की वजह से, इस ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ की वजह से ही सोलर सिस्टम में स्टेबिलिटी है, नंबर फर्स्ट। सेकेंड थिंग, होल्डिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर को अट्रैक्ट करना भी एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अ फ्री फॉलिंग बॉडी और फ्री फॉल मोशन के बारे में, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन gravitational constant and the acceleration due to gravity means small g and capital G, and what is the mass and weight. So students to be continued, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।